कई कहानियाँ ऐसी होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। वो कहानी कहानी ही बन के रह जाती है, फिर वो कहानी इतिहास का मोड़ ले लेती है। इन ऐसी ही एक कहानी है हमारे महाराष्ट्र के कोकण इलाके में। जब 1980 के अराउंड प्रथमेश के आई बाबा ने एक घर था, एक वाड़ा था जो कि कोकण के रत्नागिरी इलाके में था। एंड उसको उन्होंने आधी रात में छोड़ा था। यानी आधी रात में बारिश हो रही थी, सड़क अच्छे नहीं थे, कहीं पे कोई गाड़ी नहीं थी जिससे वो ट्रैवल कर सकते थे, लेकिन आधी रात में उन्होंने वो वाला घर छोड़ा। तो मतलब सोचिए कि उन पे ऐसी क्या गुर्बत आई थी कि उन्होंने वो वाला घर छोड़ दिया। एंड गाइस, उनका एक बच्चा था प्रथमेश अभी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था। एंड बड़ा होने के बाद जब वो अपने आई बाबा से पूछता था कि आई, हम लोग कभी अपने वो पुराने वाले वाड़े में क्यों नहीं जाते थे, क्यों नहीं जाते हम उस वाड़े में, हम लोग आ क्यों गए वहाँ से। तो उसकी आई ने कहा था कि बेटा हम वहाँ नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता वहाँ पे, क्योंकि इतने साल हम लोग उससे दूर रहे हैं। उसका एक कारण रहा है कि हम वहाँ से आधी रात में निकले थे बाहर, क्योंकि एक शख्स आया था उस समय हमारे घर पे आधी रात में। और आने के बाद उसने ये दावा किया था कि ये घर उसका है। एंड वो जो भी था ना, वो इंसान जैसा नहीं था, वो एक शैतान जैसा था। हम उसे मना नहीं कर सके। एंड उसके खौफ के कारण हमने वो लवाड़ा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। एंड वो सब कुछ छोड़ के हमें शहर आना पड़ा। एंड तब से बोले घर की ओर हमने कभी मुड़ के भी नहीं देखा। सो गाइस, अभी वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। इस कहानी की शुरुआत आज चाहे साल 1980 के अराउंड हुई थी, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज साल 2024 में ही ये सारी घटना घटी है प्रथमेश के साथ, जो ये कहानी में आगे होने वाला है। साल 2024 में प्रथमेश की उम्र अच्छी खासी हो गई थी, उसकी शादी हो गई थी। एंड उसकी जो न्यूली वेडेड वाइफ थी, एक ऐसा रिचुअल था उनके महाराष्ट्रन फैमिली में कि जो जिसकी भी नई नई शादी होती है उसको अपने कुल देवता के मंदिर में जाना पड़ता है, जो कि उनका वहीं पे था, उसी गांव में था इन रत्नागिरी। एंड वो लोग वहीं पे गए हुए थे। एक्चुअली उनको जाना था वहाँ पे, अभी तक गए नहीं। उनके दिमाग में सब कुछ चल रहा है कि हमको वहाँ पे जाना है। लेकिन गाइस, पिछले 40 साल से कोई भी उसके परिवार से कभी भी उस गांव में गया नहीं, क्योंकि हर किसी को ना एक खौफ आया हुआ था कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो रहेंगे कहाँ, क्योंकि हमारा जो वाड़ा है वहाँ से एक बहुत अलग ही इतिहास जुड़ा हुआ है उन लोगों का। लेकिन फिर भी प्रथमेश तो एकदम मॉडर्न ख्यालात वाला था। एंड ही वाज लाइक कि मैं तो एकदम मॉडर्न ख्यालात वाला हूँ, मैं ये सब में बिलीव नहीं करता, भूत प्रेत जादू टोना, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। मैं अपनी पत्नी संध्या को लेकर गांव जाऊंगा। एंड इसी फैसले को लेकर प्रथमेश और संध्या निकल गए रत्नागिरी के लिए। जैसे ही वो लोग अपने गाँव पर आए तो उस समय ना उसने देखा कि उसके आसपास जितने भी रिश्तेदार वाले थे उन सब ने ना उनको ऐसा घेर के ऐसे खड़े हो गए थे कि ऑफकोर्स इतने सालों बाद वो लोग किसी उस शख्स को देख रहे जो कि इस परिवार से है, जो कि उस वाड़े में रहा करते थे। ऑल्दो उसका जो कज़न था प्रथमेश का, वो हमेशा उनसे मिलता रहता था, मुंबई में भी आके मिलता रहता था। सो अभी ना सब लोग एकदम बहुत प्यार मोहब्बत वाली बातें कर रहे हैं उनसे, एकदम कि कैसे एकदम छोटा था जब ते को देखा था। लेकिन फिर भी ना प्रथमेश के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि मेरा वाड़ा कहाँ है। और उसने ना फिर आसपास जो उसके अंकल आंटी थे उनको पूछा भी कि आई बाबा जहाँ रहते थे वो वाला वाड़ा कहाँ है। सब लोगों ने ना एक दूसरे की शक्लें देखनी चालू कर दी थी अभी, कि मतलब ये क्या पूछ रहा है। आई गेस सब लोगों की जो साइलेंस थी वो उसके कज़न ने तोड़ी। उसके कज़न ने कहा कि एक काम कर, तू पहले मेरे घर पे चल, थोड़ा आराम कर लो, तुम लोग कपड़े वपड़े चेंज कर लो, उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। फिर उसके बाद उसने बोला चलो ठीक है। वो चला गया उसके घर पे। फिर उसके घर पे जाने के बाद उसके कज़न ने कहा कि तुम्हारे जो आई बाबा थे ना, वो ऐसे ही वो घर आधी रात को छोड़ के नहीं चले गए थे। वहाँ का एक बहुत बुरा इतिहास रहा है। वहाँ पे कोई तो रहता है जो कि ज़िंदा नहीं है, वहाँ पे कोई तो भटकता है एक्चुअली। उसने कहा कि आज भी जब भी तुम्हारे घर के पास से, उस वाड़े के पास से कोई भी गुजरता है तो कोई भी इंसान 10 सेकंड से ज़्यादा वहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता, इतनी नेगेटिव एनर्जी है वहाँ पे। उसका कहना था कि आज भी ऐसा लगता है कि अंदर से कोई तो आदमी है जो कि अंदर कुछ तो कर रहा है, बाहर झांक के देख रहा है या फिर हमको देख के हंस रहा है। ये सारी बातें सुनने के बाद संध्या बहुत ही ज़्यादा घबरा चुकी थी, एकदम ज़्यादा डर चुकी थी कि मतलब अरे
ये कौन सी जगह पे रहते थे तुम लोग, लाइक मुझे नहीं जाना वहाँ पे। लेकिन प्रथमेश ने कहा कि ये जो भूत प्रेत की कहानियाँ होती ना, वो सिर्फ कहानियाँ में ही अच्छी लगती है। लेकिन उसका जो कज़न था ना, वो उसको बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, ये भी तो तेरा ही घर है, तो यहीं पे रुक जा, वहाँ पे आसपास भी मत भटक। फिर प्रथमेश ने एक बहुत ही अजीब सी बात कह दी कि भाई मैं बोला घर देखने नहीं जा रहा हूँ, संध्या और मैं अगर कहीं पे रहेंगे वो ही वाड़ा होगा जहाँ पे मैं बचपन में रहा करता था, मुझे वहीं पे रहना है। सबके सब वहाँ पे शॉक हो चुके थे। फिर प्रथमेश अपनी पत्नी को लेकर जिद में आकर उसी वाड़े के सामने अभी खड़ा हो चुका था 5 मिनट बाद। उसके सामने एक आलीशान वाड़ा था जो कि पूरी तरीके से अबैंडन हो चुका था, खंडर हो चुका था। उसका जो गेट था ना, वो भी खुले का खुला ही था, कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया था उस गेट को। 40 साल में किसी ने उस गेट को हाथ नहीं लगाया, वो खुले का खुला ही था। वैसे ही उसी हालत में जैसे उसके आई बाबा ने उस घर को छोड़ के गए थे। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला उस घर का, तो बहुत ज़्यादा धूल आने लग गई, पूरी धूल उड़ी इधर उधर। अंदर देखा कि अंदर कैसे सारा सामान वैसे का वैसा ही है, किचन के ऊपर जो खाना है वो वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, खाना भी वैसे का वैसा है, कपड़े इधर उधर फेंके हुए हैं जैसे एक नॉर्मल घर में होता है। इसका मतलब वाकई में वो देख सकता था कि कैसे उसके आई बाबा ने जैसे हालत में थे वैसे ही हालत में उस घर को छोड़ के भागे थे। पैसे और जेवर भी वहाँ पे वैसे के वैसे ही थे। फिर उसके बाद प्रथमेश ने संध्या को कहा कि एक काम करो, तुम अगर थोड़ा साफ़ सफाई कर सकते हो तो करो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, बाज़ार में जाके कम से कम थोड़ी बहुत सब्जियाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है। और फिर वो बाज़ार के लिए निकल गया। संध्या अभी ना अपने घर की साफ़ सफाई करने में लग गई थी। उसके दिमाग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, या तो वो जो कहानियाँ थी वो बिल्कुल उसके दिमाग में आ नहीं रही थी। वो किचन में काम कर रही है, उसने देखा कि उसके पीछे से कोई तो गया एंड एक कमरे में जाके घुस गया। एंड वो ना जब उसने पीछे से मुड़ के देखा तो वो एकदम प्रथमेश जैसे ही लग रहा था। फिर उसने बोला कि आप आ गए क्या? कोई जवाब नहीं मिला उसको। थोड़ा और करीब गई, 2-3 बार और बोला कि आप आ गए हो ना? उसने स्टिल कोई भी जवाब नहीं दिया। वो जैसे ही कमरे के अंदर गई, उसने देखा कि उस कमरे का जो पंखा था ना, उस पर एक आदमी लटका हुआ है। वो कह रहा था अपनी आंखें खोल के कि ये वाला घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। ये सब कुछ देखने सुनने के बाद संध्या बहुत जोर का चिल्लाई एंड वो भागते हुए घर से बाहर निकलने लग रही थी। उसी समय वो घर का जो मेन डोर था वो भी अपने आप बंद हो गया कस के। वो उसको खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो खोल नहीं पा रही थी। उसको अभी ऐसे लगने लग रहा था कि वो जो फंदा है वो अभी उसी के गले में है। उसको ऐसा महसूस हो रहा था, उसको इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा था उस समय, इतना ज़्यादा खौफ भर गया था उसके अंदर। एंड दूसरी तरफ प्रथमेश जस्ट अपने घर के करीब आ ही रहा था, तब उसने देखा कि उसके वाड़े के अंदर से बहुत ज़ोर ज़ोर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। वो सारा सामान वहीं पे बाहर फेंक कर अंदर भागते हुए गया। दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा था वो। उसने खिड़की से झाँक कर देखा तो उसने देखा कि उसकी जो पत्नी है संध्या, वो वहीं पे ऐसी बेहोश लेटी हुई है एंड उसके करीब एक मर्द चल के आ रहा है जो कि शैतान जैसा दिख रहा था, एकदम 6-7 फुट लंबा। लेकिन उसने बहुत ज़ोर ज़ोर का भी खोलने की कोशिश की, वो भी अभी चिल्लाने लग रहा था। फिर उसने लात मार के वो जो दरवाज़ा था उसको खोला एंड उसने देखा कि संध्या वहीं पे पड़ी हुई है, लेकिन आसपास कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था उसको। पूरा खाली था, सन्नाटा था उस घर में। उसने उस पर थोड़ा सा पानी वगैरह के ऐसे छींटे मारे एंड संध्या थोड़ा सा होश में आया एंड वो बहुत ज़ोर ज़ोर का रोने लग गई। उसने कहा कि मैं जब से इस घर में हूँ, जब से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो आदमी यहाँ पे भटक रहा है, बार बार चल रहा है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि ये शायद से प्रथमेश ही है, ये शायद से सिर्फ तुम ही हो। लेकिन फिर भी जब मैं उसके करीब जाती थी तो फिर वो प्रथमेश नहीं रहता, वो तुम नहीं रहते, कोई और रहता है। इस घर में कुछ तो बिल्कुल सही नहीं है प्रथमेश। और इस घर में जो भी मुझे अभी ऐसा क्यों लगने लग रहा है कि ये मेरे ही जिस्म के अंदर आ चुका है अभी। प्रथमेश और संध्या दोनों भागते हुए उसके कज़न के घर पे जा पहुँचे। उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें हुई हमारे साथ। लेकिन प्रथमेश ना एकदम बहुत ज़ोर से उसको पूछ रहा था, मैंने सिर्फ कहानियाँ सुनी है, लेकिन ये आदमी है कौन? फिर उसके कज़न ने कहा कि ये एक्चुअली कोई ऐसे ऐरा गहरा आदमी नहीं है, ये तुम्हारे ही पूर्वज है। ये जो आदमी वहाँ पे भटक रहा है ये तुम्हारा ही एक पूर्वज है, जिसने कई सालों पहले जब ये वाड़ा बना था तो ये इसने ही बनाया था, ये वाला वाड़ा। एंड ये बनाने के बाद वहीं पे रहा करता था, लेकिन ये अकेला रहा करता था इंसान। एंड कोई भी इसकी कभी मदद नहीं करता था। एंड ये आदमी ना एकदम स्टारवेशन पे आ गया था, एकदम भुखमरी की हालत में आ गया था। ना इसको कोई खाना देता था, ना पीने के लिए पानी देता था, ना इसके पास कपड़े होते थे। हर किसी से ये भूख वगैरह की ऐसी चिंता बताया करता था, गौहर लगाता था ये सबको, लेकिन कोई भी इसकी मदद नहीं करता था। तो एक दिन आया एंड जब कोई तो इसके घर पे जा रहा था किसी काम से, तो उस वक्त पता चला कि इसने छत से लटक के आत्महत्या कर ली है।
उसके बाद से इस घर के अंदर और भी बहुत सारे लोग जाने की कोशिश किए, लेकिन कोई भी जा नहीं पाता था। हर वक्त देखते थे कि यही आदमी वहाँ पे भटकता रहता था, ये आदमी भटकता रहता था। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे पंडित लोग आए इस घर में, एंड उन्होंने बहुत सारे दिनों तक हवन पूजन किया, एंड देन उसके बाद मंत्र वगैरह से ये वाला जो घर का दरवाज़ा है वो बंद कर दिया। फिर और कुछ साल गुजर गए, एंड फिर तुम्हारे जो बाबा थे उनके घर में बंटवारा हो रहा था घरों का, ज़मीनों का। उस वक्त बंटवारे में तुम्हारे पिता को ये वाला घर मिला था। ये वाला घर मिलने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे आके रहने लग गए और तेरे साथ, एंड उनके साथ भी सेम हादसा हुआ। वो ही तुम्हारे पूर्वज ने उनको परेशान किया, एंड यही सेम चीज़ अभी तुम्हारे साथ भी हुई है। ये सब कुछ सुनकर लाइक प्रथमेश को जितना ज़्यादा डर लग रहा था उतना ज़्यादा बुरा भी लग रहा था उस एंसेस्टर को लेकर जो पूर्वज था उसका। फिर वो मन में क्या किया, संध्या के साथ उस घर के पास गया शाम को, एंड वहाँ पे अंदर जाने के बाद उसने सारे दरवाज़ों को ताला लगा दिया, सारे दरवाज़ों को ताला लगा दिया, उस घर के दरवाज़ों को भी ताला लगा दिया, एंड उस गेट को फाइनली उसने बंद करके ताला लगाया। एंड उसने कह दिया कि मेरे पूरे परिवार में से यहाँ पे कोई कभी नहीं आएगा। बंटवारे में ये वाला घर भले मुझे मिला हो, लेकिन फिर भी हम इस घर पे बिल्कुल भी हक नहीं जताएंगे। ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा ही रहेगा। जो भी था वो पूर्वज का नाम उसने ले लिया, एंड फिर वो उस घर को छोड़ के चला गया हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद गाइस वो जो इलाका है ना रत्नागिरी में, वो लाइक सारे घर वहाँ पे भरे हुए हैं, लेकिन ये जो एक अकेला घर है ये इतना ज़्यादा खाली रहता है, उसके आसपास कोई भी भटकना भी नहीं समझता, क्योंकि भले ये घर उस आत्मा का हो गया हो अभी हमेशा से, लेकिन फिर भी अंदर से हंसने और रोने की आवाज़ें आती है। ऐसा सुनने में आया था कि जब वो पूर्वज मरा था उससे पहले वो पागल हो गया था, और उसके बाद से वो ऐसी हरकतें करता है। और वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र का ये जो कोकण इलाका है ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है। लाइक लिटरली मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ बाय द वे, एंड आई लिटरली वुड से कि इट इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव एवर बिन इन, एंड आपको भी जाना चाहिए कोकण इलाके में। एंड किसी एक दो कहानियों से किसी का भी कोई नाम ख़राब नहीं हो रहा है। अगर आप समझो कि एक बहुत ज़्यादा आलीशान फ्लैट है बांद्रा में, सी फेस फ्लैट, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हो सकती है। अगर आपको जानना है एक बांद्रा के फ्लैट के बारे में जो कितना ज़्यादा आलीशान है, उसका जो लिंक है वो आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब समझिए कि घर कितना भी महंगा हो, इलाका कोई भी हो, ये लोग हमेशा आसपास भटकते ही रहते हैं। एंड अगर आपको पता है किसी जगह के इतिहास के बारे में तो वहाँ पे जाने की कोई भी लाइक सोचिए भी मत। इसका मतलब आप अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि वो आपसे पहले ही सोच लेता है कि आपके साथ उसको करना क्या है। इससे चौकन्ने रहिए। शुक्रिया।